मेरे प्रिय इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों, परसों हमने अव्यय के बारे में आपको जानकारी दी थी। कुछ स्वाध्याय भी लिखने के लिए दिए थे। आपने ये स्वाध्याय लिखे होंगे ऐसा समझकर आज हम भाषा अध्ययन में आगे सर्वनाम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें सर्वनाम किसे कहते हैं, या सर्वनाम की परिभाषा क्या है, इस परिभाषा को सबसे पहले देखना आवश्यक है। और उसके बाद हम उसके जो भेद हैं, सर्वनाम के जो भेद हैं, इन भेदों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें सर्वनाम की परिभाषा समझाकर हम आगे जाएंगे। तो उनकी परिभाषा ऐसी है: जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के शब्दों के स्थान पर किया जाता है, ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। बार बार हम नाम लेते हैं। जैसे आप कोई निबंध लिखते हैं, अगर निबंध होगा मेरा प्रिय नेता, तो एक बार आपने नाम उनका लिखा, जैसे कि महात्मा गांधी का आपने नाम लिया, तो फिर महात्मा गांधी लिखने की जरूरत नहीं। तो उनके नाम पर उन्होंने, वे, ये जो शब्द जो आप लिख सकते हैं, इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, मुझे, हम, तुम, तुमको, आप वगैरह वगैरह बहुत सारे शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों को, जैसे कि महात्मा गांधी हमारे देश के बढ़िया नेता थे, अगला वाक्य जब आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, उन्होंने भारत देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। ये जो है, गांधी जी के बदले आपने यहाँ उन्होंने लगाया, वे लगाया, तो वह क्या है? सर्वनाम है। इसे हम सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के बदले जो शब्द फिर आप लिखते हैं, यानी सर्वनाम क्या करता है? तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। बार बार वो नाम नहीं लेने की जरूरत नहीं होती। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और आया क्या समझ में? तो उसका जो पहला जो भेद है, ये भेद है पुरुषवाचक। उसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप जो बोलने वाले होते हैं, वे क्या करते हैं? मैं, मुझे, जो बोलता है वो इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। मैं, मुझे, हम, हमें, ये जो शब्द हैं, या जो सुनने वाले होते हैं वो कहते कि तू, तुम, तुम, तुमको, तुमसे, आप। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं सुनने वाले। या जैसे कि मैं प्रतिदिन प्रातःकाल टहलता हूं, तुम कल यहाँ
आए थे वह मेरा मित्र है। तो यह इन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ करते हैं? तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम में करते हैं। समझ में आया क्या? जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, वह मेरा मित्र है। वह मेरा मित्र है। अगर आप मित्र का नाम बार बार नहीं ले सकते तो यह वह क्या है? वह सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आया क्या? तो आगे का जो प्रकार है यह है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक तो उसकी परिभाषा ऐसी है, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। निश्चित किसी व्यक्ति हो, स्थान हो या वस्तु हो, उसका निश्चित बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह तुम्हारा कोट है। उदाहरण के तौर पर वह तुम्हारा कोट है। निश्चित है वह कोट है, निश्चित, उसमें कोई बदल नहीं। या यह दिव्या का घर है, यानी निश्चित है घर। किसका घर? दिव्या का। अगर आप ऐसा कहेंगे वह किसका घर है तो अनिश्चित है। लेकिन यह दिव्या का घर है, वह तुम्हारा कोट है, निश्चित है, इसलिए उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी निश्चित है। उसका नाम अतुल है। अतुल निश्चित है। तो ये दूसरा भेद है निश्चयवाचक। तीसरा जो भेद है यह है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक के विरुद्ध में अनिश्चयवाचक। उसकी परिभाषा क्या है? जिन सर्वनाम से शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का, स्थान का बोध नहीं होता। जिन सर्वनाम से शब्दों में निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि दरवाजे पर कोई पुकार रहा है। मुझे कुछ पानी दीजिए। बगा, सॉरी, मुझे कुछ पानी दीजिए। कुछ अनिश्चित है। अगर आपने कहा मुझे 1 लीटर पानी चाहिए तो 1 लीटर निश्चित है, उसमें कोई अनिश्चित नहीं है। मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए, ये थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा अनिश्चित। कुछ लड़के वहां खेल रहे हैं, जरा सा। कोई
ये जो शब्द है अनिश्चित है। जरा सा मतलब कितना, कोई मतलब थोड़ा सा, मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, निश्चित है। मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए अगर कहा तो अनिश्चित है। इस प्रकार ये जो तीसरा जो भेद है और चौथा जो भेद है निजवाचक, तो उसकी परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराता है, अपनेपन का, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप पुस्तक लिख लूंगा, अपनेपन से, स्वयं के लिए, अपनेपन से, या हमें अपना काम स्वयं करना है, हमें अपना काम स्वयं, अपनेपन का, अपने बारे में जो विचार होता है उस वाक्य में, तो ये निजवाचक, मैं स्वयं पढ़ाई करता हूं, स्वयं अपने, ये जो यहां मैं अपने आप पुस्तक लिखता हूं, आप अपने आप, उसके बाद स्वयं, मैं स्वयं खाना खाता हूं। ये जो है अपने बारे में, आप, मैं स्वयं पढ़ाई करता हूं, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अपनेपन के बारे में आप अगर लिखते हैं, मैं स्वयं खाना खाता हूं, मैं अपने आप स्कूल जाता हूं, मैं अपने आप लिखता हूं, मैं अपने आप सब कुछ काम करता हूं, मैं स्वयं कुछ देख सकता हूं, ये जो है ये निजवाचक, अपने बारे में। आएगा समझ में? तो ठीक है। तो आगे चलकर हम पांचवा जो भेद है प्रश्नवाचक, तो जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं, यानी प्रश्न का बोध कराते हैं, उसे हम प्रश्नवाचक। वहां कौन है? वहां कौन है? देखो उदाहरण लिखता हूं मैं, तुम्हारा नाम क्या है? सीधा साधा उदाहरण है, तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्नवाचक। तुम्हारा नाम क्या है? तो ये क्या है? क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है? वहां कौन खड़ा है? वहां। क्या करते हो? क्या। क्यों इधर आए हैं? क्यों। जैसे प्रश्नवाचक। और ऐसी जो है क्या, किसने, किसको, क्यों, वहां, यहां क्या कर रहे हो, बहुत सारे जो शब्द हैं, यह शब्द क्या है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और अगला जो भेद है, अगला और आखिरी भेद, यह भेद है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम या किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ अपना संबंध स्पष्ट करता है। संज्ञा या सर्वनाम के किसी शब्द के साथ अपना संबंध स्पष्ट करता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। उदाहरण के लिए यहाँ जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, संज्ञा या सर्वनाम के साथ। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। संज्ञा या सर्वनाम या किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी ये जो यहां है वाक्य, यहां जो या उसे, ये संबंध वाचक सर्वनाम है। ये क्या है? संबंध वाचक सर्वनाम। अगर आप दूसरा वाक्य ले लीजिए, जो ऐसा करेगा वह ऐसा भरेगा। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। यहां वह, जो, ये क्या है? तो यह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ऐसे सर्वनाम के बारे में आपको ये जानकारी यहां दी है। आपको स्वाध्याय के तौर पर इन्हीं 6 वेदों के 5-5 वाक्य लिखने हैं और स्वाध्याय के रूप में आपके स्वाध्याय पुस्तिका यानी स्वाध्याय नोटबुक जो है उसमें लिखना आवश्यक है। ये आपका आज का स्वाध्याय है। इतना कहकर मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।